हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 98 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 99 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 98 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 99। देखिए, 120 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 15 प्रश्न गणित के और 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित होंगे। जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है, इसी आधार पर दोस्तों अपना ये मॉडल पेपर है। सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई में कितना अंतर है, बताइए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। अब 869 में से 826 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों 43 किलोमीटर बचे। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 43 किलोमीटर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के जिले को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। जिले दे रखे हैं जैसलमेर, पाली, अजमेर, धौलपुर। तो दोस्तों ये क्रम ऐसे होगा, यहां से मान लो शुरू हो रहा है तो दोस्तों ये यूं जाएगा नीचे की तरफ है और फिर ये दोस्तों वापस यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो उत्तर की तरफ जिला आएगा वो आएगा जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर आएगा अजमेर और फिर तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों धौलपुर, फिर आएगा दोस्तों इसमें पाली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 3 4 2। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, कूट के माध्यम से अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, कुंभलगढ़ बोराट का पठार का सर्वोच्च बिंदु है। कुंभलगढ़ बोराट का पठार का दोस्तों सर्वोच्च बिंदु है। दूसरा देखिए, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। रघुनाथगढ़ है ये दोस्तों उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तीसरा देखिए, उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ बोराट का पठार का सर्वोच्च बिंदु है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कुंभलगढ़ है वो अरावली की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1224 मीटर है और ये राजसमंद जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, बी और सी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी और सी क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा के अंदर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो दोस्तों बताइए। तो ये लूनी बेसिन में स्थित है दोस्तों, लूनी बेसिन में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की, बताइए कब की थी राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 2023 में। 2023 में
तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती? बताइए, राजस्थान के कौन से जिले में वर्टिसोल मृदा है वो नहीं पाई जाती? तो दोस्तों देखिए, वर्टिसोल मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो यहाँ पर बीकानेर और चूरू दे रखा है, ये अलग दे रखा है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, हथमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं। हथमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये साबरमती की सहायक नदियां हैं ये। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वो क्या है? तो दोस्तों मुख्य कारण है इसमें वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां। वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां से जो दूषित पानी निकलता है वो दोस्तों इसके अंदर जाता है। तो यहाँ पर इसमें इसकी वजह से दोस्तों लूणी नदी है वो जल प्रदूषण से ग्रसित है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? बताइए, बाबा का मगरा द्वीप है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों जयसमंद झील में, सलूम्बर में ये स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निकलती है दोस्तों कहां से? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। तो जयसमंद झील इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए, जयसमंद झील से 1950 में 2 नहरें निकाली गई थी, एक श्यामपुरा नहर और एक भाट नहर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेजा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? मेजा बांध दोस्तों, मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले का प्रथम स्थान है? बताइए, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो दोस्तों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होती है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे श्री गंगानगर दे रखा है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन है वो कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 18 फरवरी 2010 को दोस्तों राजस्थान की प्रथम वन नीति है वो लागू की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2010, ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? बताइए, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, सुरक्षित वन है, आरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। ये 3 है वो दोस्तों क्या है? राजस्थान के वनों की श्रेणियां है। लेकिन यहाँ पे वर्गीकृत वन है, ये श्रेणी नहीं है, राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है ये, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर सुरक्षित वन है ये दोस्तों 56.51% पर है, ठीक है। आरक्षित वन है ये दोस्तों 39.99% पर है और अवर्गीकृत वन है ये दोस्तों 6.50% पर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 में भारत की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की कितनी प्रतिशत थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 5.66%, 5.66% थी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम दोस्तों कब रही?
तो ये रही थी दोस्तों 1971 से 1981 में, 1971 से 1981 में जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों अधिकतम रही थी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कितनी रही थी? तो दोस्तों ये रही थी 32.97, 32.97 रही थी। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों कौन से जिले में पाई गई? तो ये पाई गई थी दोस्तों बाड़मेर में। कितनी? 32.5%। यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम गंगानगर में 10%। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत दोस्तों कौन से शहर आते हैं बताइए। तो यहां पर इसमें देखिए गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत दोस्तों जयपुर, दिल्ली, आगरा, यानी कि दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। ये एक पर्यटन दोस्तों सर्किट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा दोस्तों कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, यहाँ से होकर गुजरता है, लेकिन झालावाड़ से होकर है वो नहीं गुजरता। दोस्तों ये पूर्व पश्चिम गलियारा को दोस्तों आप NH27 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये राजस्थान में दोस्तों बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, बूंदी से होकर गुजरता है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, बताइए राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और अगर आप फलोदी को शामिल करना चाहते हैं तो दोस्तों फलोदी को भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए आपको टेस्ट है वो पूरा देना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको सुनने की कोशिश करना है, देखना है कि आपके कौन कौन से प्रश्न हैं वो गलत हो रहे हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? बताइए कालीबंगा को यानी कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है दोस्तों अमलानंद घोष को, जिसको अपन ए घोष के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। 1952-53 में दोस्तों इन्होंने खोज की थी। 1952-53 में इन्होंने खोज की थी, या आप बोल सकते हैं उत्खनन भी किया था। और 1961 और 1961 से 1969 तक बीबी लाल और बी के थापर ने उत्खनन कार्य भी किया था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी? तो दोस्तों बताइए कब स्थापित की थी? देखिए 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ था और दिवेर के युद्ध के 3 वर्ष के पश्चात यानी कि 1585 में दोस्तों चावंड राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए राजस्थान के कौन से शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये आयोजित किया गया था और ये दोस्तों लंदन में आयोजित हुआ था और इसमें गंगा सिंह ने भाग लिया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासत या देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है,
नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी कहाँ पर? तो ये रेवाड़ी में हुई थी दोस्तों, रेवाड़ी में। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, दिसंबर 1938 ईस्वी में। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है ये मनाया गया 26 जुलाई 1942 को, 26 जुलाई 1942 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। बताइए ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगो किसान आंदोलन के दौरान अंग्रेज ट्रेंच की जांच के लिए दोस्तों हुआ था ये। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बेंगो किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ है वो मारे गए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेंगो किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगो किसान आंदोलन। आगे देखिए यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ था, जिसका प्रथम चरण मार्च 1948 में बना था। बताइए बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम चरण तो दोस्तों मत्स्य संघ था। कौन सा था दोस्तों? मत्स्य संघ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मत्स्य संघ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 29 नंबर का प्रश्न है, वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी है वो कौन सी थी? तो दोस्तों वृहत राजस्थान का गठन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था, और इसका उद्घाटन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और दोस्तों राजस्थान की राजधानी है वो दोस्तों, यानी कि वृहत राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर बनाई गई थी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक है वो दोस्तों किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी थी किसने? तो ये लिखी थी सागरमल गोपा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, एक तो है जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, ठीक है, यानी कि जैसलमेर में गुंडा राज, और आजादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंगरा मुकदमा, ये पुस्तकें लिखी थी दोस्तों इन्होंने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 3 पुस्तकों के नाम है आपको याद रखना है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न, तेजाजी का जन्म स्थल है। तेजाजी का जन्म स्थल है वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़नाल गांव। कौन सा? खड़नाल गांव। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, आधिकारिक नृत्य है वो दोस्तों घूमर है। कौन सा है? घूमर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, घूमर। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं पारीक दुर्ग बोलते हैं। कौन सा दुर्ग? पारीक दुर्ग। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे लोहागढ़ दुर्ग जो लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में है, ठीक है, ये पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है जिसके चारों ओर खाई है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, नेवरी आभूषण पहना जाता है। नेवरी आभूषण दोस्तों कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये पैरों में पहना जाता है, ये नेवरी आभूषण। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो बताइए कौन से मंदिर में? तो ये प्राप्त होती है दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में ये स्थित है, ठीक है, सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा सूर्य मंदिर में है और ये झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? बताइए गैटोर की छतरियां, अब जयपुर की बात हो रही है तो दोस्तों क्या आएगा? कछवाहा राजवंश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूबड़ी का कार्य प्रकार का है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर चूंदड़ी है, चूंदड़ी का कार्य प्रकार है। तो दोस्तों ये चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है हाथ की कढ़ाई का, हाथ की कढ़ाई का प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। हाथ की कढ़ाई कहते हैं दोस्तों इसे, और कोटा और बारां जिलों में चूंदड़ी कढ़ाई का काम है वो किया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है दोस्तों कथक। कौन सा है? कथक है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कथक। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र है? बताइए कौन सा एक घन वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों वे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं, ठीक है, तो वो घन वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि खड़ताल, घंटा, मलतरंग, ये क्या है? तो ये घन वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर टंकोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, टंकोरा इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? बताइए लहरिया है ये कब पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दोस्तों सावणी तीज पर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, ये गलत हो जाएगा। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। तो दोस्तों ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक है, दोनों प्रकार की प्रणाली है, बिल्कुल सही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी गलत हो जाएगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कारण? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कारण? कारण क्योंकि दोस्तों यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ है कि भारत सरकार किसी विशेष धर्म को नहीं मानती है, ठीक है, सभी धर्मों को दोस्तों समान अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? बताइए ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? बताइए कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो वो था दोस्तों देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये भी था, चार्टर एक्ट 1833 ये भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सर्जन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सर्जन हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1919 से। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो दोस्तों एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो 42वें संविधान संशोधन में वो 3 शब्द जोड़े गए थे, वो ही, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। कहां से लिया गया है? राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ये राज्यपाल का पद। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका नहीं 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 नहीं, कनाडा से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो दोस्तों कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मूल अधिकार लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कनाडा से। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? बताइए, मुख्यमंत्री से संबंधित दो ही अनुच्छेद है। ठीक है, एक तो 163 और एक 167। तो यहाँ पर इसमें 167 अनुच्छेद है, ये मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उस समय के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के लिए चुना जाना चाहिए, ऐसा न करने पर वह मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। सीधा सा पूछा गया है दोस्तों कि कितने समय तक वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है बिना चुनाव लड़े? तो दोस्तों 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने के अंदर उसको विधानसभा की सदस्यता है वो लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना दोस्तों 13 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जो दोस्तों जोधपुर में है वो। ठीक है, उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उच्च न्यायालय। अब दोस्तों अपन यहाँ पे देखिए भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गला। गला प्रभावित होता है दोस्तों। ये डिप्थीरिया रोग है, ये मुख्य रूप से गले और नाक को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा बनने का कारण है तो वो क्या है? मृग तृष्णा बनने का जो मुख्य कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 53 नंबर का प्रश्न है, लोहे के संरक्षण यानी कि जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? बताइए, लोहे के संरक्षण यानी कि जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सी? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भर्जन। ठीक है, भर्जन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, भर्जन दोस्तों एक धातुक्रम प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों है। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है वह है? निम्नलिखित में से जो धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है वह है, तो वह कौन सा है? तो वो है रुबेनियम। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, तरल रूप में तो दोस्तों पारा पाया जाता है। क्या है? पारा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पारा। ठीक है, ये सामान्य कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है दोस्तों ये पारा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नकरणीय है? बताइए, कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नकरणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सब्जी और फलों के छिलके। सब्जी और फलों के छिलके। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, भारत में जनरेटिव एआई के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी को संबोधित करने के लिए हाल ही में किस महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? बताइए, किस महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है हाल ही में?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म किरण। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 57 नंबर का प्रश्न है, भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाने के लिए डाक विभाग ने किस वित्तीय संस्था के साथ मिलकर घर घर केवाईसी सत्यापन सेवा शुरू की है? भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाने के लिए डाक विभाग ने किस वित्तीय संस्था के साथ मिलकर घर घर केवाईसी सत्यापन सेवा शुरू की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किए गए पहले प्रमाणित ग्रीन गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किए गए पहले प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक उन्नत तृतीयक मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए धन जुटाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा 29 मई को आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है कि देहरादून में दोस्तों 29 मई को आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है बौद्धिक संपदा के महत्व को समझाना और नवाचारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? बताइए, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ओडी इंडिया के। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओडी इंडिया के। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान दिवस अब प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? बताइए, राजस्थान दिवस अब कौन सी तिथि को मनाया जाएगा दोस्तों? तो ये देखिए 30 मार्च के बजाय अब दोस्तों हिंदू नववर्ष के दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइए, प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है दोस्तों कहाँ पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये बस्सी जयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा बस्सी जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है, फरवरी 2025 में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? फरवरी 2025 में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था जयपुर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 फरवरी 2025 को दोस्तों ये आयोजन है वो किया गया था जयपुर में, ए नंबर ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यातक केंद्र कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यातक केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें भीलवाड़ा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किन 3 जिलों में नई महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों 3 महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की घोषणा है वो की गई है और दोस्तों ये बटालियन है वो दोस्तों सीकर, अलवर और बाड़मेर में स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है सीकर, अलवर और बाड़मेर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सीकर में पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन,
अलवर में दोस्तों कालीबाई महिला पुलिस बटालियन और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन का गठन होगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु से संबंधित जानकारी पतली एवं मोटी काली रेखाओं से बनी आकृतियों में संग्रहित की जाती है, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन रेखाओं को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं दोस्तों बारकोड, बारकोड बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बारकोड। 67 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जॉयस्टिक, बाकी माउस, ई पेन स्टाइल्स, कीपैड, ये इनका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे जॉयस्टिक का नहीं होता। जॉयस्टिक का प्रयोग दोस्तों गेम कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इसका उपयोग होता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र किसके साथ शुरू होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र तो दोस्तों बराबर चिन्ह के साथ में शुरू होता है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 69 नंबर का प्रश्न है, आउटलुक एक्सप्रेस है एक, आउटलुक एक्सप्रेस है एक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, आप अपने हैंडआउट में हेडर एवं फुटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने हैंडआउट में हेडर एवं फुटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हैंडआउट मास्टर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हैंडआउट मास्टर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है? बताइए किस विकल्प के सभी शब्द है वो विसर्ग संधि के उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मनोनयन और शिरोधार्य। दोस्तों मनोनयन के अंदर मन है प्लस नयन है, और शिरोधार्य के अंदर दोस्तों सिर, सिर के साथ में दोस्तों विसर्ग प्लस धार्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये इनमें विसर्ग संधि है। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है वो कौन सा है? विसर्ग संधि का दोस्तों इसमें देखिए जो पयोद है, पयोद के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि है पय प्लस दा, सॉरी पय प्लस द। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे मान शब्द का अर्थ सम्मान, इसके निम्नांकित में से उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ घमंड हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो सन लगाओगे तो सम्मान हो जाएगा, अप लगाओगे तो अपमान हो जाएगा, अनु लगाओगे तो अनुमान हो जाएगा, अभी अभी लगाओगे तो अभिमान हो जाएगा। तो अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, असत्य विकल्प की पहचान करें। दोस्तों असत्य विकल्प की क्या करना है? पहचान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आमुख केवल आ उपसर्ग से निर्मित है, बिल्कुल सही है। अतल केवल ल उपसर्ग से निर्मित है, सॉरी ल प्रत्यय से निर्मित है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है और तल इसमें मूल शब्द है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी व्यवधान उपसर्ग और संधि प्रक्रिया से निर्मित है, बिल्कुल सही है। व्यंजित मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इनमें भाववाचक संज्ञा है, इनमें भाववाचक संज्ञा है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बचपन। बचपन है वो दोस्तों क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा जवाब से जवाबी बनेगा, ई प्रत्यय लगेगा इसमें, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत है वो दोस्तों अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है दोस्तों, ये अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है बहुत। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है?
किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग है वो किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। दोस्तों परमानंद है वो क्या है, इसमें विशेष्य है, होशियार है वो विशेषण है, और उत्तमावस्था है वो इसमें सबसे है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर सॉरी ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बताइए कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये दोस्तों अकर्मक क्रिया का ये क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों शुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा परीक्षित। परीक्षित है वो दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रातःकाल पढ़ता हूँ। बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रातःकाल पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों देखिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? इसमें देखिए मेरे पास, इसमें देखिए ये अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये प्रातःकाल पढ़ता हूँ वो यहाँ पर जोड़ लेना, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, ये पहला नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह कुआं कैसे सूख गया, ये भी सही है, ये भी सही है। साहित्यिक और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास मात्र एक मोबाइल है, ये होगा इसका शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम युग्म यानी कि विलोम शब्द युग्म सही है? किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए रित का अनिर्त, रित का अनिर्त। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें दोस्तों हास का रुदन होता है, अवसाद का प्रफुल्लता होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 83 नंबर प्रश्न है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वो युग्म गलत कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर अमित का परिमित हो जाएगा, सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा, आच्छादित का दोस्तों परिच्छदन परिच्छन्न, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आच्छादित का विलोम है वो अनाच्छादित होता है। क्या होता है? अनाच्छादित होता है, परिच्छन नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा। सुख का दुख होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। 84 नंबर प्रश्न है, कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? बताइए विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हर। हर है ये दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची है, वो नहीं है। तो यहाँ पर हर है ये महादेव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना यानी कि दोस्तों खुशामद करना। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, एरिया क्षेत्र सॉरी एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, वो कौन सा होगा? वही एरिया क्षेत्र होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें असित। असित है वो क्या है? तत्सम शब्द है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है काला। नेक्स्ट आगे देखिए, 89 नंबर प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना यानी कि दोस्तों दुराग्रह। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दुराग्रह। आगे देखिए, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों घड़ी में तोला, घड़ी में मासा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा चंचल मन वाला। क्या हो जाएगा? ये चंचल मन वाला। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा चंचल मन वाला, इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। दोस्तों अपने को खालिस्तान भरना है।
91 और 92 प्रश्न में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मधु राइट ए नोवेल फॉर 2 years when she completed it। दोस्तों, मधु राइट ए नोवेल फॉर 2 years when she completed it। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। दोस्तों, इसके अंदर देखिए, आपको इसमें दोस्तों जो सेंटेंस है वो सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसमें पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, हैड बीन राइटिंग आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी खालिस्तान भरना है। देखिए, यू हैड बेटर माई रूम विकेट, बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर आएगा दोस्तों विकेट ही आएगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 93 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट चेंज इनटू एक्टिव। दोस्तों बताइए, देखिए जो सेंटेंस है यहाँ पर जो दिया गया है ये परफेक्ट टेंस की पेसिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर दोस्तों देखिए, हैज हैव के साथ में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो दोस्तों इसका जो क्या हो जाएगा इसमें, दोज हु हेल्प देमसेल्व, ये क्या है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है। तो इससे सेंटेंस आरंभ होगा और सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो इसलिए दोस्तों आर हेल्प्ड का यूज होगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दोज हु हेल्प देमसेल्व आर हेल्प्ड बाय गॉड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें देखिए, कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट चेंज इनटू इनडायरेक्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट, तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों ऑर्डर का भाव है, इसलिए दोस्तों सेड टू के स्थान पर दोस्तों क्या, सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, सेड के स्थान पर दोस्तों ऑर्डर्ड हो जाएगा। मजिस्ट्रेट ऑर्डर ही देगा, ठीक है, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें देखिए, मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रो अप चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है इनडायरेक्ट स्पीच में, और आप सभी को पता है कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म वांटेड का यूज हुआ है, और डायरेक्ट स्पीच को दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों डू या डज होती है दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें माई सन सेड मिस्टर रॉबिन्सन व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें देखिए, हु डज नॉट लव हिम कंट्री, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों एवरीवन लव्स हिज कंट्री, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हु से जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आरंभ हो तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय दोस्तों एवरीवन में बदल देते हैं, ठीक है, और सेंटेंस को पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एज सून एज सी लेफ्ट द ट्रेन सी फॉरगेट ओवर ब्रीफ एनकाउंटर।
दोस्तों टर्न इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस शुरू हो रहा है एज सून एज से, तो दोस्तों ये पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य को दोस्तों नेगेटिव में बदलते समय नो सूनर डिड से अपन वाक्य को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें नो सूनर डिड शी लीव द ट्रेन देन शी फॉरगेट ओवर ब्रीफ एनकाउंटर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें खालिस्तान भरना है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। रेन इज आगे क्या आएगा दोस्तों, रेन इज आगे क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा इमिनेंट। इमिनेंट का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर एंड आर्टिकल। दोस्तों डिटरमिनर और आर्टिकल का प्रयोग करते हुए अपने को खालिस्तान भरना है। देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, ओल्ड एंड यंग शुड लिव टुगेदर। तो बताइए क्या आएगा खालिस्तान में, तो यहाँ पर देखिए ओल्ड, यंग, रिच, पुअर, इनके लिए दोस्तों अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए अपन द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों द का प्रयोग होगा, और दोस्तों यंग के लिए भी द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न है, आई डू नॉट ईट एट डिनर। आई डू नॉट ईट एट डिनर। तो यहाँ पर इसमें देखिए डिनर में खाए जाने वाला भोजन है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके लिए दोस्तों अपन किसका प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट ईट एट डिनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें दोस्तों मच एट डिनर आ जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। डॉक्टर शर्मा concluded his speech stressing on Buddha's teaching of the importance of purity। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्पीच के आगे है वो क्या है, खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है इसके साथ में दोस्तों अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें बाई का प्रयोग करेंगे, बाई स्ट्रेसिंग। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर विच ऑफ दिस इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क, यानी कि दोस्तों कौन सा एक पंक्चुएशन मार्क है वो नहीं है। जैसे कि पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, कोमा, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पंक्चुएशन मार्क होते हैं दोस्तों, यानी कि विराम चिन्ह जिसको आप बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, तो देखिए फुल स्टॉप है, कोमा है, ठीक है, कॉलम है। यहाँ पर हैशटैग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये विराम चिन्ह में नहीं आता दोस्तों, ये हैशटैग, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें देखिए उसे अहमियत जरूर दो जो आपको अहमियत देता है, और उसे माफ कर दो जो नहीं देता। उसे अहमियत जरूर दो जो आपको अहमियत देता है, और उसे माफ कर दो जो नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए डू वैल्यू द वन हु वैल्यूज यू एंड फॉरगिव द वन हु डजंट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन, चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए एसिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मान लेना। क्या होता है, मान लेना। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मान लेना, सहमत होना, ये होता है 1 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन है वो भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग गणित से संबंधित 15 प्रश्न है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है,
और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, उन संख्याओं का योग है वो क्या होगा? दोस्तों उन संख्याओं का योग है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए अपन क्या करेंगे, इसमें अनुपात दे रखा है दोस्तों 3 और 4, तो इनका जो दोस्तों लसाअ है वो कितना निकलेगा? 12। ठीक है, यानी कि 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है 12 में, तो इसका लसाअ निकल आएगा दोस्तों 12 और लघुत्तम समापवर्तक 120 है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा क्या हो जाएगा, 12x कितना हो जाएगा दोस्तों? 12x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो दोस्तों यहाँ पर संख्याएं दे रखी है, तो x आ गया इसमें 10, तो 3 इंटू 10 कर लीजिए, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30, 4 इंटू 10 करोगे तो ये 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों? 70। तो यहाँ पर इसमें उन संख्याओं का योग पूछा है, तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? तो दोस्तों वो संख्या कौन सी है? दोस्तों सीधा सा है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 10, 15 और दोस्तों 20 का अपन क्या करेंगे दोस्तों? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का गया, फिर ये 5, ये 15 का 15 रहेगा, और ये दोस्तों 10 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों फिर 2 का दीजिए, तो दोस्तों ये 5 का 5 रहेगा, ये 15 का 15 रहेगा, और ये 5 रहेगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आप 5 का भाग दीजिए, तो ये 1 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर अपन दोस्तों यहाँ पर 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 इंटू 3 60। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। कितना जाएगा? 60। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, यानी कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? तो दोस्तों 4 अंकों वाली ऑप्शन के अनुसार देखिए दोस्तों यहाँ पे, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 60 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो 99, 60 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप 60 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 166, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है, 5 व्यक्तियों के परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 रुपए है। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 1000 कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 5000। अब दोस्तों इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 रुपए बढ़ जाती है, तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय अब होगी। तो दोस्तों देखिए 12,000 बढ़ जाती है, तो यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति की जो यहाँ पे वार्षिक आय 12,000 बढ़ रही है, तो यानी कि एक महीने के 1000 रुपए बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सीधा सा है, 5000 प्लस 1000 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6000। अब 6000 में दोस्तों आप 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मासिक पूछा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, राजन ने 2 छत के पंखे 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे, उसमें से एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि पर बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले, यानी कि इसमें कुल क्रय मूल्य है वो कितना हो गया? 5000 रुपए हो गया। तो पहले पंखे का विक्रय मूल्य निकालना है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 115, 100 देखिए 15% लाभ भी बचे है ना, तो 115 बटे 100, बस काट लीजिए इसको, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 25 इंटू 115 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 2875 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे पंखे को 8% हानि पर बेचा है, तो यहाँ पर दोस्तों 2500 इंटू कितना हो जाएगा? 8% हानि है, तो यहाँ पे 92 बटे 100, तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 25 इंटू 92 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2300। ठीक है, अब अपने पास में दोस्तों 2875 तो एक और 2300 एक आ गया। अब इनको क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए दोस्तों, इनको आप जोड़ोगे 2875 और 2300 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 5175, 5175। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5175 है,
तो अपने दो पंखों का विक्रय मूल्य कितना है टोटल? तो दोस्तों 5,000। अब 5,000 माइनस कर देंगे 5175 में से, तो अपने पास में क्या बचा? तो दोस्तों 175 बचा। तो ये 175 आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो दोस्तों लाभ ही हुआ है, तो 175 बटे 5,000 इंटू 100 कर लीजिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 175 में दोस्तों 50 का भाग दे लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3.5%। तो 3.5% है वो, इसमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है। राजू ने 2 पंखों को बेचा। राजू ने 2 पंखों को बेचा जिनमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपए है। एक पंखे को बेचने पर 10% का लाभ होता है तथा अन्य पंखे को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। इस लेन देन में राजू को कितना लाभ या हानि हुई है? दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, जहां पर दोस्तों विक्रय मूल्य समान दे रखा है और जो प्रतिशत है वो बराबर दे रखा है, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो। ठीक है, प्रतिशत अगर बराबर दे रखा है तो दोस्तों आप 10 का 10% निकाल लीजिए, मतलब प्रतिशत का प्रतिशत निकाल लीजिए। यानी कि यहाँ पे 10% लाभ और 10% हानि दे रखी है ना, तो हानि ही होगी। और दोस्तों 10 का 10% होगा क्या? 10 का 10% कितना होता है? 1। तो इसमें 1% की हानि होगी दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 111 नंबर प्रश्न है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में और 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। 70% विद्यार्थी हिंदी में और 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में, 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले, सॉरी, हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए दोस्तों? 30%। देखिए 70% अगर पास हो गए तो दोस्तों 30% है वो फेल हो गए। ठीक है, हिंदी के अंदर। और विज्ञान में फेल होने वाले दोस्तों कितने हैं? तो विज्ञान के अंदर दोस्तों 65% पास हो गए, तो 35% है वो फेल हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 30%, 35% तो ये हो गया। अब यहाँ पर 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों प्रतिशत क्या होगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसमें दोस्तों 30 और 35 कितने होते हैं? 65। कितने होते हैं? 65। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, इतना तो आप समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन ए बी सी कर लेंगे। ठीक है, ए हो गया दोस्तों 30%, बी हो गया दोस्तों इसमें 35% और सी हो गया दोस्तों इसमें, देखिए दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, सी हो गया दोस्तों इसमें 27%। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 माइनस, इसका सूत्र होता है दोस्तों 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्रतिशत। तो यहाँ पर दोस्तों 100 माइनस दोस्तों ए प्लस बी कितने होते हैं? 30 और 35 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 65। 65 माइनस 27, 65 माइनस 27 है। तो दोस्तों यहाँ पे 100 में से 38 गए। ठीक है, तो 65 में से 27 गए तो दोस्तों कितने बचे? 38 है। तो 100 में से 38 गए तो कितने बचे दोस्तों? ये बचे 62 है। तो इसमें 62% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पर शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ऋण लेता है। वह 1 वर्ष 6 महीने बाद 12% वार्षिक की दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज दर है वो वार्षिक संयोजित है। सीधा सा है, जिसमें जिसमें तो कुछ नहीं करना दोस्तों। 25,000 अपना क्या है? मूलधन है, इंटू 1 वर्ष 6 माह के लिए
दोस्तों 1 वर्ष का तो सबसे पहले 12% दर हो गया, ठीक है, तो 112 इंटू 100। अब दोस्तों यहाँ पे 6 महीने का निकालना है तो दर आधी हो जाएगी, तो दोस्तों 106/100, बस इसको काटना है। 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 5 से दोस्तों ये 2 बार कट गया, ये 5 से दोस्तों 5 बार कट गया, ये 2 से दोस्तों 56 बार कट गया। अब दोस्तों यहाँ पे 5 इंटू 56 इंटू 106 करोगे तो कितना आ जाएगा? 29,680। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए तथा 4 वर्ष में 900 रुपए हो जाता है, तो वह धन होगा, तो वह धन है वो क्या होगा, वो बताना है। देखिए साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए, ठीक है, यानी कि कोई 100 रुपए है, ये 2 वर्ष में 500 हो जाते हैं, 4 वर्ष में 900 हो जाते हैं, यानी कि 2 वर्ष में कितने बढ़ रहे हैं? 2 वर्ष में दोस्तों वो 400 बढ़ रहे हैं, 2 वर्ष में 400 बढ़ रहे हैं, तो धन कितना है? सीधा सा 2 वर्ष में अगर 400 बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 4 वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे? 800। तो यहाँ पे कुल धन कितना है दोस्तों? 900 रुपये हो जाता है 4 वर्षों में, तो 900 में से 800 गए तो कितना बचा? 100। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 48,000 पर 1.5 वर्ष का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज का मूल्यांकन छमाही किया गया हो तो वही है दोस्तों 48,000, ठीक है, इंटू 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे? कोई दोस्तों 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो यहाँ पे 110/100 इंटू 105/100, बस। और क्या करना है इसमें? यही करना है, काट के और जोड़ देना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो ओ हो देखिए यहाँ पे 6 माही का पूछा गया है, क्या 6 माही किया गया हो मूल्यांकन, तो मूल्यांकन अगर 6 माही किया गया है तो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 6 6 महीने का निकालना पड़ेगा, तो इसमें समय तो दुगना हो जाएगा, दर है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 48,000 इंटू दोस्तों 48,000 इंटू यहाँ पर देखिए 105, दर आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा, तो 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, बस इसको काट लीजिए, ठीक है। 5 से कट रहे हैं दोस्तों, ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, ये 21 बार कट गया 5 से, और ये 20 बार कट गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 1 2 और 3, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो दोस्तों ये 48 कट गया दोस्तों 6 बार। तो यहाँ पे अब 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 6 करोगे तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 56,566, ठीक है दोस्तों। अब ये 56,000 दोस्तों 566 आया है, ठीक है। ये अपन क्या करेंगे? ये 48,000 में से माइनस कर देंगे, 48,000 में से माइनस करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज कितना आ जाएगा? 7,566। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2 अनुपात यानी कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने होंगे, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अनुपातों का योग अनुपात दे रखा है दोस्तों, 2:3:5, और सिक्के हैं दोस्तों देखिए 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो दोस्तों कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए। और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दोस्तों 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। और 25 पैसे के अपने पास में 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे 1 रुपए 25 पैसे। अब इनको जोड़ लीजिए,
दोस्तों 2 रुपए और 1 रुपए कितना हो गया, 3, 3 और 1 4, 4 रुपए 75 पैसे हो गए दोस्तों। कितने, 4 रुपए 75 पैसे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के कितने थे वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर 50 पैसे का सिक्का का अनुपात कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3/4.75 इंटू दोस्तों कुल धन कितना था, तो कुल धन था 228, तो 228 बस काट लीजिए इसको। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 144। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों x अनुपात YZ और y अनुपात ZX, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर y अनुपात, ये देखिए ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, वो दे रखी है अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो इसमें देखिए ये Z है, ठीक है, x अनुपात YZ और y अनुपात ZX और Z अनुपात XY अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। तो दोस्तों मिश्र अनुपात है वो इसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, XYZ अनुपात 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए आप 117 नंबर प्रश्न है, एक व्यापार शुरू करने के लिए एबीसी ने क्रमशः 45,000, 90,000 और 90,000 रुपए निवेश किए। 2 वर्षों बाद उन्हें 1,64,000 रुपए का लाभ हुआ। सी में यानी कि कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना है, अनुपात निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए अनुपात इनका निकल के आ जाएगा 45,000, 90,000 और 90,000, तो यानी कि 1:2:2, ठीक है, ये इनका अनुपात निकलेगा भाई। 45,000, 90,000 और 90,000, तो यहाँ पे 1:2:2 निकल जाएगा। अनुपातों का योग कितना होता है, 5। अब यहाँ पे सी का पूछा है तो सी का अनुपात कितना है, 2, तो यहाँ पर 2/5 इंटू 1,64,000, बस काट लीजिए इसको। इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 65,600। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तदनुसार हौज पूरा भरने पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो बताइए उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखिए तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में जो समय लगता है वो 8 + 2 घंटे, तो कितना हो जाएगा 10 घंटे। और टंकी को भरने में जो समय लगा वो लगा दोस्तों 8 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भरी टंकी को खाली करने में जो समय लगा है, ठीक है, वो समय कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें खाली होने में समय दोस्तों इसमें 40 घंटा लगेगा। इसका दोस्तों आप एलसीएम निकाल के और फिर करना है इसको, 40 घंटे इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी पर चली। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है, अपन को क्या करना है, देखिए औसत चाल बराबर 2xy बटे x + y हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू दोस्तों 30 इंटू 25 बटे x + y कितना हो जाएगा, 30 और 25 कितने होते हैं, 55, बस ये आ गया अपना इसमें, यानी कि 2 इंटू 30 इंटू 25 बटे 55। अब इसमें 11 घंटों में पूरा करती है, तो दोस्तों इंटू 11 कर दीजिए, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों यहाँ पर 300 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यह रेखा पैराग्राफ है किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा दिए गए मुनाफे को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पिछले वर्ष के मुकाबले में किस वर्ष मुनाफा अधिक हुआ। तो पिछले वर्ष के मुकाबले में किस वर्ष मुनाफा अधिक हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुनाफा है वो अधिक हुआ पिछले वर्ष की तुलना में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए इसमें 2017 तो दोस्तों ऑप्शन में दे नहीं रखा, 2017 तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, क्योंकि अगर 2017 देता 2016 में तो दोस्तों 10 है और 2017 में तो दोस्तों ये हो जाता 80 का,
ठीक है, ये 80 का हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए 2012 के अंदर 15 का है तो 2013 के अंदर 100 का है, अंतर कितने का आ रहा है? 85 का। तो ये ही अपना राइट आंसर हो जाएगा 2013। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक मुनाफा है वो दोस्तों वर्ष 2013 में हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, इसमें 2016 में तो 10 था और 2017 में 90 था, तो 90 में से 10 गए तो कितना हुआ? 80। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मुनाफा 2013 में, तो एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचते रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।